हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 5 सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब पढ़ते हैं सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के जो है कई सारे शब्द हमारे सामने आते हैं, है ना। इन शब्द का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, क्या आप जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? ओके, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जो होता है ना, कई सारे डिबेट्स वगैरह डिस्कशन होते हैं, तो नेता लोग बोल देते हैं कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो हम इसके बारे में आपको नहीं बता सकते। ओके, तो हम इसके बारे में कई बारी चीज़ें जो सुनने को मिलती हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ से रिलेटेड। तो ऐसा देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी जो है मतलब कि देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसका ना ऐसा बोलते हैं कि इसको ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते सबके साथ में, ये सीक्रेट चीज़ है। मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखी जाती हैं। हर एक लोगों को नहीं बताई जाती है क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। ओके, सिक्योरिटी जो है कभी-कभी लगता है कि ऑर्डिनरी सिटीज़न का कुछ भी नहीं है, इससे बिज़नेस है ना, मतलब कि आप इनके आपसे कोई भी काम लेना-देना नहीं है, ठीक है? सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्डिनरी सिटीज़न का कुछ भी लेना-देना नहीं है। तो ऐसे फ़ील कराने की कोशिश की जाती है। डेमोक्रेसी की बात की गई है, ठीक है? डेमोक्रेसी में ऐसा केस नहीं है, पर ऐसा होता है, ठीक है? हमारे देश में भी आरटीआई के थ्रू अगर आपको कुछ पूछना है, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, तो वो लोग डिनाई कर देते हैं। ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए से आप बोल सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, आपको पावर देता है। जब आप बोलना है, आपको समझना है, चीज़ें जानना है, तो आपको जानने का अधिकार होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लाया गया था 2005 में, है ना? तो सिटीज़न जो है डेमोक्रेसी के, तो आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी होता क्या है इसका एग्ज़ैक्टली, है ना? और नेशनल सिक्योरिटी जो इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न क्या है? जैसे हमारे देश में भी कई सारी चीज़ें जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है? तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होती हैं सिक्योरिटी। चैलेंजेस होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के सामने भी, टेररिज्म का इश्यू देखने को मिलता है सिक्योरिटी का, है ना? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म हमारे देश में देखने को मिलता है, ये भी एक सिक्योरिटी का इश्यू है। जो क्या करते हैं, जो पाकिस्तान वाले हो गए और दूसरे देश से ना हमारे देश में जो है ड्रग ट्रैफिकिंग की जाती है, पंजाब साइड जो है, ठीक है? साइबर सिक्योरिटी का इश्यू देखने को मिलता है ना, रिसेंटली जो है, अब जो है एआई आ रहा है, तो उससे रिलेटेड भी सिक्योरिटी इश्यू देखने को मिलेगा, है ना? तो इससे देश को खतरा हो सकता है। आप सोचो अगर डिफेंस का डेटा वगैरह सब फ़ील्ड है, ओके, या फिर जो है पूरे हेल्थ का, इंफ्रास्ट्रक्चर का सब कुछ फ़ील्ड है और वो सारी चीज़ें लीक हो जाए, ठीक है? इसरो की कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाए, तो कितना बड़ा नुकसान होगा, है ना, देश की सिक्योरिटी को। तो यही होता है, ठीक है? ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, तो इनको सबके सामने नहीं दिखा सकते हैं ना डिफेंस से रिलेटेड। ऐसे यूएस का भी कई सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, है ना? हर कंट्री की होती हैं, तो वो लीक हो जाती है तो दिक्कत हो सकती है। इसमें सिक्योरिटी का इश्यू देखने को मिलता है। इस चैप्टर में हम डिबेट करेंगे इससे रिलेटेड, ओके, और 2 डिफरेंट वेज़ तरीके से हम देखेंगे सिक्योरिटी को। हाइलाइट करेंगे किस तरीके से जो हमारा नज़रिया फ्रेम होता है ना, देखने का जो नज़रिया होता है सिक्योरिटी को, वो भी। यहाँ पर देखो कई तरीके से हम ह्यूमन सिक्योरिटी को भी लिंक कर सकते हैं चीज़ों से। है ना? ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए हम कैसे बोल सकते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी? हमेशा जब सिक्योरिटी को यहाँ पर बताया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसकी रिपोर्ट थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसमें ना कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी बताया गया, यहाँ पर इन्होंने बोला कि सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको बहुत ही नैरो डिफाइन किया जाता है, ठीक है? नैरो तरीके से देखा जाता है। सिर्फ कंट्री की सिक्योरिटी की बात की जाती है, लोगों को इग्नोर किया जाता है ना? तो लेजिटिमेट कंसर्न निकल के आते हैं कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं ना, उनकी सिक्योरिटी को भी तो देखो आप। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है, ठीक है? जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, तो ह्यूमन सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि उनको पहले लाइफ की प्रोटेक्शन होना, जैसे कि अगर नॉर्थ कोरिया, चाइना जैसी कंट्री में, सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर किसी को भी मार दिया जाता है, तो उनको लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, तो विदाउट रूल ऑफ लॉ आपको अरेस्ट किया जा किसी को भी अरेस्ट किया जाएगा और उसकी जान को खतरा हो सकता है। है ना? ह्यूमन सिक्योरिटी लाइफ की हो गई। फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है कि खाना होना चाहिए सभी लोगों के पास में, उनके पास में अवेलेबल होना चाहिए खाना, ठीक है? उनके पास में हो, एक्सेसिबल हो, ठीक है? अफोर्डेबल हो, ऐसा ना हो कि बहुत महँगा मिल रहा हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए और न्यूट्रिशियस क्वालिटी फूड होना चाहिए। ऐसे ही ह्यूमन सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी की बात की जाती है, ऐसे ही वाटर सिक्योरिटी की बात की जाती है कि क्लीन एनफ जो क्लीन होना चाहिए, अच्छा वाटर होना चाहिए, सभी लोगों को पानी मिलना चाहिए, है ना? तो ऐसी कई सारी चीज़ें रिलेट होती हैं ह्यूमन सिक्योरिटी से भी। उनको एजुकेशन, हेल्थ की से सर्विसेज़ मिले, ये सब भी ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। जब ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो यही तो ह्यूमन राइट्स में भी बात करते हैं, है ना? तभी तो एक इंसान अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। व्हाट इज़ अ सिक्योरिटी? सिक्योरिटी होता क्या है, ठीक है? तो सिक्योरिटी का बहुत अच्छा यहाँ पर मीनिंग दिया गया है, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, है ना? खतरे से आज़ादी, ओके? तो हमें जब डर लगा रहता है कि भई हमारी जान को खतरा है ना? या फिर जो है कई चीज़ें हैं
ठीक है, हमको कोई आके परेशान कर सकता है। तो ये क्या है, फ्रीडम नहीं है ना हमारे पास, फिर हम डर-डर के जीते हैं लोग, ओके। तो ह्यूमन एक्सिस्टेंस जो है और जो लाइफ है ना किसी भी कंट्री में, तो वहाँ फुल ऑफ थ्रेट्स है। कई देशों में तो जैसे कि यमन हो गया, तो वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सिविल वॉर होती रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, लाइफ की सिक्योरिटी क्या है वहाँ पर? कभी भी जान जा सकती है ना? ऐसे ही कई देश देखने को मिलते हैं। तालिबान की बात करें जो रूल कर रहा है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर किसी को ह्यूमन सिक्योरिटी है, वुमेन की तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। तो हम जब इन चीज़ों से रिलेट करते हैं, क्या हर एक खतरा जो है उसको हम सिक्योरिटी के खतरे जो है उससे जोड़ सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। तो हर टाइम जो है पर्सन जब घर से बाहर निकलता है तो हमारे सामने कई सारी चीज़ें आती हैं। थ्रेट हो जाता है हमारी लाइफ को भी, है ना? घर से बाहर जाओगे पता नहीं क्या कब हो जाए, है ना? कोई पता थोड़ी है अपन को क्या कब हो जाए। इतनी सारी जो है न्यूज़पेपर में घटनाएँ आती है ना? इतने सारे क्राइम होते हैं। अगर हम ऐसा व्यू लेते हैं ना सिक्योरिटी का कि हर चीज़ में देख रहे हैं भाई यहाँ खतरा, वहाँ खतरा, तो हमारा ना पूरा मतलब वर्ल्ड ही भर जाएगा इन चीज़ों से, यही सोचते रहेंगे हमेशा आप। हर जगह जो है सिक्योरिटी का इश्यू ही देखने को मिलेगा। जो सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग जो हैं बोलते हैं जनरली ऐसा वो डिफाइन करते हैं कि जो भी थ्रेट होता है, खतरा होता है जब हमारी कोर वैल्यूज़ को, तो उसको हम बोल सकते हैं, उसको डिस्कशन में ले सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। ओके, कोर वैल्यूज़ क्या है, किस हद तक हम कोर वैल्यू कह सकते हैं, किसी कंट्री की कोर वैल्यू क्या है, किसी ह्यूमन की कोर वैल्यू क्या है। जैसे कि डेमोक्रेसी इज़ अ कोर वैल्यू, ठीक है? तो वो किसी कंट्री की कोर वैल्यू हो सकती है, तो बोल सकते हैं हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है, ठीक है? जैसे म्यांमार में जो है मिलिट्री ने कब्ज़ा कर लिया, तो बोलेंगे वहाँ पर डेमोक्रेसी को खतरा हुआ, डेमोक्रेसी जो है बैक सीट पे चली गई। तो कोर वैल्यू किसी मेन एंड वुमेन की भी हो सकती है, ऑर्डिनरी, है ना? जो सड़क पे जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट जो है सिटीज़न के बिहाफ़ में जो कुछ डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो कोर वैल्यू है हर एक सिटीज़न की, ऐसा कर सकते हैं क्या? फर्दरमोर अगर हम आगे का देखें, तो हम बोल रहे हैं कि थ्रेट जो खतरा होता है कोर वैल्यू को, तो कितना इंटेंसिटी उसकी है ना, कितना ज़्यादा है वो खतरा, तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है ना? क्या जो सारे के सारे जो थ्रेट हैं, उन हर चीज़ को हम जो सिक्योरिटी के अंदर ले आएँगे, है ना? हर छोटे से छोटे खतरे को ले आएँगे सिक्योरिटी के अंदर, है ना? जैसे कि किसी ने पत्थर फेंका, तो उसको भी हम सिक्योरिटी को ले आएँगे कि हाँ, ये तो सिक्योरिटी के इश्यू है। अगर कुछ कंट्री जो है कुछ करना चाहती है या फिर वो फेल हो जाती है उसको करने में, तो जो है उसकी कोर वैल्यू हिल जाती है उस कंट्री की, है ना? हर टाइम जो है पर्सन जो है जब किसी पर्सन का जो है सड़क पे जा रहा है, उसको लूट लिया गया है, तो जो है सिक्योरिटी पर्सन की जो है खतरे में आ गई है, ठीक है? डेली लाइफ जो है वो हार्म हो गई। अगर हम इस तरीके से देखेंगे ना, तो भई हम तो भई हाथ-पैर बैठ के हमारे जो है पैरालाइज़ ही हो जाना है ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते-सोचते, है ना? इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव व्यू लेंगे अगर हम सिक्योरिटी हर चीज़ में खतरा देख रहे हैं तो, है ना? हर जगह जो है वर्ल्ड में जो है हमको खतरा ही खतरा दिखेगा, ठीक है? हर जगह जो है डेंजर ही डेंजर दिखेगा। इसलिए जो है हम कंक्लूजन पे आते हैं कि सिक्योरिटी जो है एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट से हम बात करेंगे, है ना? जो भी बहुत ज़्यादा खतरे की चीज़ें हैं, ओके? जैसे कि टेररिज़्म नहीं, बहुत ज़्यादा जो ब्लास्ट वगैरह करवा देते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, इससे भी खतरा है ह्यूमन सिक्योरिटी को, है ना? तो जो हमारी कोर वैल्यू को हिला दे, ठीक है? और जो हमारी वैल्यूज़ को डैमेज कर दे, जो कि रिपेयर ही नहीं हो सकती हैं, ठीक है? उससे डील ही ना कर सकें हम उस सिचुएशन से। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये ऐसा इम्पैक्ट डालेगा ना कि भई क्या ही बोले, रिप्लेस ही नहीं कर पाएँगे हम चीज़ों को दोबारा से, ठीक ही नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो वक़्त रहते चीज़ों को सुधारना अच्छा होता है। तो सिक्योरिटी का जो आइडिया है ना, वो भी थोड़ा स्लिप होता रहता है इधर-उधर। मतलब कि हर सोसाइटी में सिक्योरिटी सेम मतलब मानी जा रही है, ठीक है? मतलब एक आइडिया है, उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? जैसे नहीं एक अलग-अलग पंडित अलग-अलग चीज़ें बताते हैं देख-देख कर, है ना? तो इट वुड बी सरप्राइज़िंग होगा ये आपके लिए, अगर जो है हम देखें, कई सारी चीज़ें जो हैं वर्ल्ड में चेंज होती हैं हमारे आस-पास, ठीक है? तो क्या सारे के सारे जो वर्ल्ड के लोग हैं, सोसाइटी है, तो उनका जो सही वो ही चीज़ माननी होगी सिक्योरिटी का सिर्फ़ एक ही तरीके से देखा जाएगा क्या? हाँ, सभी लोग वही चीज़ को मानेंगे कि वही सिक्योरिटी है। वही बात है कि एक आइडिया को जो है सब लोग उस पे एग्री कर रहे हैं, इसी चीज़ को सिक्योरिटी मान रहे हैं। अगर 650 करोड़ जो पीपल हैं, उनको ऑर्गनाइज़ किया जाए 200 कंट्रीज़ में, क्या वो लोग सेम चीज़ बोलेंगे सिक्योरिटी के लिए? तो हम 2 तरीके से सिक्योरिटी को डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। तो हम ट्रेडिशनल नोशन देखते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर टाइम ना हम रीड करते हैं, सुनते हैं सिक्योरिटी के बारे में, तो ट्रेडिशनल के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो कंसेप्शन है सिक्योरिटी का, ठीक है? जो धारणा है सिक्योरिटी की, वो नेशनल सिक्योरिटी जो है, वो ट्रेडिशनल में आता है, ओके? जो कि पहले के टाइम से हम बात करे आ रहे हैं।
मतलब कि पहले के टाइम से ये सारी बातें होती आ रही हैं कि झगड़ा होगा, है ना? मिलिट्री होगी, तो बाहर के लोगों से खतरा हो सकता है ना? तो ये ट्रेडिशनल है, ये पहले से चला आ रहा है, ठीक है? आज के टाइम पर डिफरेंट चीज़ें हो गई जिसकी नॉन ट्रेडिशनल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल जो कंसेप्शन है, जो मानना है सिक्योरिटी का, तो ग्रेटेस्ट डेंजर उसमें क्या होता है? मिलिट्री का खतरा, ठीक है? मिलिट्री बाहर की जो देश के जो है उनसे खतरा, ओके? तो सोर्स ऑफ द डेंजर, जो डेंजर का सोर्स है, जो खतरे का है, कि दूसरी कंट्री वाले हमारी जो है थ्रेट कर रहे हैं, मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर। जो हमारी सोवरेनिटी है, इंडिपेंडेंसी है, जो इंडिपेंडेंस है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको खतरा पहुँचा सकते हैं। मतलब कि जैसे कि चाइना ने अटैक कर दिया था 1962 की वॉर पे हमारे ऊपर, तो हमारे लिए खतरा था ना, ठीक है? हमारे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया, ठीक है? हमारी जो एरिया को कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करने की कोशिश की। सोवरेनिटी होता क्या है? कि आप जो है अपनी आंतरिक, ठीक है, अपने देश की कैसे-कैसे रिलेशन होने हैं, हर चीज़ का फैसला खुद से कर रहे हो। किसी दूसरी कंट्री से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सोवरेनिटी होता है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ओके, तो हमारे देश के एरियाज़ को कब्ज़ा करने की कोशिश की थी चाइना ने, है ना? तो ये जो है इन चीज़ों को खतरा हो जाता है। तो ये ट्रेडिशनल कंसेप्शन है जो सिक्योरिटी का, जिसमें हम मिलिट्री एक्शन की बात करते हैं कि बाहर वाले जो देश वाले, दूसरे देश वाले हमारे देश में अटैक कर सकते हैं, है ना? मिलिट्री एक्शन जो है वो एंडेंजर करते हैं और लाइव्स ऑफ द सिटिज़न। तो जो ऑर्डिनरी सिटिज़न है ना, अगर उनके ऊपर अटैक कर दे तो, है ना? जैसे कि यूक्रेन में जो है रशिया ने कई सारे अटैक किए थे, तो सिविलियंस के ऊपर भी अटैक हो गया था। ऐसे ही जो है इज़राइल पैलेस्टीन का इश्यू देखने को मिला। जो पैलेस्टीन वाले जो हमास जो था, उसने भी जो है सिविलियंस को अटैक कर दिया था, है ना? तो ऑर्डिनरी सिटिज़न्स की लाइफ को भी खतरा पहुँचता है इससे, ठीक है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वॉर में सिर्फ एक सोल्जर जो होते हैं, सोल्जर्स की बस जो उनको खतरा रहता है, उनको जो है चोट वगैरह लगती है या उनकी जान जाती है। हमें ये भी देखने को मिलता है जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं ना, मेन एंड वुमेन होती है, उनको भी टारगेट बनाया जाता है क्योंकि वो उस देश के सिटीज़न है ना? तो उनको भी टारगेट बनाया जाता है ताकि सपोर्ट जो है वॉर का उसको तोड़ सकें, है ना? इन चीज़ों में भी देखने को मिलता है। तो रिस्पॉन्ड करते हैं जब थ्रेट का, तो गवर्नमेंट जो है 3 बेसिक जो है चॉइसेस होती हैं गवर्नमेंट के पास में। जब किसी देश के ऊपर अटैक होता है उसके पास में 3 चॉइसेस होती हैं, ठीक है? या तो वो सरेंडर कर दो, हार मान लो, ठीक है? और घुटनों पे बैठ जाओ उनके सामने, या तो प्रिवेंट करो, ठीक है? दूसरी साइड को फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग कि हम जो है कॉस्ट ऑफ द वॉर जो मतलब कि इतना इतना बोलना कि अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे तो हम इतना खतरनाक करेंगे कि तुम लोग झेल नहीं पाओगे उसको, ठीक है? जैसे इज़राइल के ऊपर लोग अटैक कर देते, बाद में जो वो इतना खतरनाक मारता है कि लोग झेल नहीं पाते हैं, है ना? देखने को मिलता है क्योंकि उनके जो मोसाद है, उनकी एजेंसी वगैरह बहुत पावरफुल है, ओके? तो डिफेंड करना अपने आप को, जब वॉर एक्चुअली में हो गई है, ठीक है? तो उस टाइम पर अपने आप को डिफेंड करना और जो है उन जो कंट्रीज़ जो हैं जिसने अटैक किया है हमारे ऊपर तो उसकी जो है उसकी जो वो चाहते हैं उसको कामयाब ना होने देना, ठीक है? और जो है उनको हरा कर के उनको वापस भेज देना। मतलब कि सामने वाले को हरा देना, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है चूज़ करती है कि सरेंडर करना जब मतलब कि गवर्नमेंट जो है सरेंडर कर सकती है, ठीक है? पर वो कभी भी अपनी पॉलिसी में ऐसा नहीं दिखाएगी, एडवर्टाइज़ नहीं करेगी कि भई हम तो सरेंडर कर देंगे। कभी भी कोई देश ऐसा नहीं बोलेगा कि हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम तो सरेंडर कर देंगे, ठीक है? तो वो अपनी पॉलिसी में कभी नहीं दिखाते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी जो रिलेटेड होती है क्या? प्रिवेंटिंग वॉर को प्रिवेंट करना, ठीक है? ऐसी वॉर हो ही ना, ओके? जिसको कहते हैं डिटरेंस, ठीक है? डिटरेंस पे काम किया जाता है। जैसे चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन था, ओके? पाकिस्तान जो है टेररिस्ट है, बार-बार अटैक करता है, चाइना जो है ये भी हमारे ऊपर अटैक कर रहा था। तो इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन होना ज़रूरी है ताकि ये लोग जो है आगे चल के जो है परेशान ना कर पाएँ हमारे पास। हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन हो गया, ठीक है? पाकिस्तान के पास भी हो गया तो एक डिटरेंस बन गया, ठीक है? कि जैसे नहीं एक इंसान के पास में गन है, तो दूसरा इंसान भी लेकर के आ गया, ठीक है? इनके पास में जो है बड़ी कार है, तो ये भी लेकर के आ गए। तो दिखा रहे हैं कि हमारे पास भी है। ऐसे यूएस और जो यूएसएसआर था ना कोल्ड वॉर के टाइम पर डिटरेंस ही बनाए हुए थे। इन्होंने बॉम्ब बनाया तो इनने ये बना लिया, इन्होंने और हथियार बनाए तो इनने ये बना लिए, ठीक है? एक-दूसरे को दिखा रहे कि हमारे पास भी है, अगर तुम अटैक करोगे ना तो तुम्हें भी पिटेगा फिर, ठीक है? तो जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ होती है ना, उनके ऊपर कोई सोचता नहीं है अटैक करने की क्योंकि उनको पता है कि भई हम तो मरेंगे और फिर सामने वाले को भी लेके डूबेंगे, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है फिर। लिमिट करना वॉर को और ख़त्म करना वॉर को तो इसको डिफेंस भी कहते हैं, ठीक है? डिफेंस की अपना डिफेंस करना है ना, किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम अपना डिफेंस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसमें ना थर्ड कंपोनेंट आता है बैलेंस ऑफ पावर का, ठीक है? बैलेंस ऑफ पावर इसका थर्ड कंपोनेंट है। जब कोई कंट्री जो है
अपने आस-पास देखते हैं तो उनको देखने को मिलता है जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं ना, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ होती हैं, तो वो कंट्रीज़ जो है हमारे लिए खतरा हो सकती हैं। जब एक कंट्री देखती है कि हमारे जो है पड़ोस वाले या फिर दूसरी कंट्री जो है हमसे बड़ी है, पावरफुल है, तो वो एक खतरे की तरह होती है कि पता नहीं आगे चल के क्या कर लें, अटैक कर दें, कब्ज़ा कर लें, है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर इंस्टेंस जो नेबर कंट्री होती है, ठीक है? वो प्रिपेयर नहीं करते अटैक के लिए, मतलब कि वो बोलेंगे नहीं, ठीक है? तो चाइना ने भी हमें कभी नहीं बोला था कि हमारे ऊपर वो अटैक करेगा, ठीक है? पर वो लोग तैयारी कर रहे थे अटैक करने की, है ना? तो कोई ऑब्वियस रीज़न ज़रूरी नहीं है कि अटैक के लिए उनको कोई रीज़न चाहिए। फैक्ट ये है कि वो पावरफुल हैं, ओके? तो यही साइन मिल गया है हमको कि वो पावरफुल हैं और फ्यूचर में वो अपना गुस्सा दिखाएँगे, ठीक है? गवर्नमेंट जो है, वो बहुत सेंसिटिव होती है बैलेंस ऑफ पावर को लेकर के। बिटवीन देयर कंट्री एंड द अदर कंट्री, अपनी कंट्री और दूसरी कंट्री को लेकर के बैलेंस ऑफ पावर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है गवर्नमेंट। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि जो है फेवरेबल कर सके, अपने फेवर में ला सके बैलेंस ऑफ पावर को, ठीक है? तो जिस कंट्री के साथ में जो है उनके वो पास में है, ठीक है? उनसे क्लोज़ हैं, ओके? और जो इस कंट्री के साथ में डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, जिस कंट्री के साथ में पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, झगड़े हुए हैं, तो उनके साथ में जो है बैलेंस ऑफ पावर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए जो है मिलिट्री पावर अपनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना? इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल पावर होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ती जा रही है। अगर कोई कंट्री जो है टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करेगी तो वो पीछे छूट जाएगी, है ना? तो टाइम के साथ-साथ जैसे इंसान जो है स्किल एक्वायर नहीं करते तो वो पीछे छूट जाते हैं। आज के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी में डोमिनेट कर रहा है ना? ठीक है? तो इससे जो है बैलेंस ऑफ पावर बनाई दा जाती ओके, तो ये देखने को मिलता है। फोर्थ एंड रिलेटेड कंपोनेंट जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का देखने को मिलता है, फोर्थ कंपोनेंट है पॉलिसीज़ अलायंस बिल्डिंग, ठीक है? दोस्तों के साथ अपना ग्रुप बना लेना, ठीक है? लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में। अलायंस इज़ अ कोएलिशन ऑफ स्टेट, तो कोएलिशन है स्टेट का, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्शंस को डिटर करते हैं, डिफेंड करते हैं अगेंस्ट मिलिट्री अटैक, ठीक है? जैसे कि नेटो जो है एक अलायंस बनाई थी यूएसए ने, ठीक है? अगेंस्ट यूएसएसआर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो है कोई भी हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम लोग साथ में उसका जो है जवाब देंगे। तो यही देखने को मिलता है अलायंस में। तो अलायंस आपसे पूछे तो अलायंस का ये डेफिनेशन दिया गया है ना? ज़्यादातर अलायंस जो होती हैं वो फॉर्मलाइज्ड होती हैं, रिटन ट्रीटीज़ होती हैं, ठीक है? सब कुछ लिखित में वो लोग कर लेते हैं, ट्रीटी वगैरह कर लेते हैं और क्लियर होता है हर चीज़, ठीक है उसमें? कौन थ्रेट है हमारे लिए, है ना? जैसे नेटो को पता था कि यूएसएसआर हमारे लिए थ्रेट है, ओके? तो वो लोग पहले से डिफाइन करके बैठ गए हैं। कंट्रीज़ फॉर्म करती है अलायंस ताकि उनकी पावर जो है दूसरी कंट्री के कंपेयर में एक सपोर्ट भी मिल जाता है और जो है ग्रुप भी बन जाता है ना? दूसरी कंट्री के कंपेयर में। अलायंस जो होती है नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे होती है, ठीक है? और चेंज भी हो सकती है नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते हैं तो। जैसे पहले के टाइम पर नेटो बहुत सिग्निफिकेंट था, ठीक है? यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए कोलैप्स हो गया यूएसएसआर का, उसके बाद से नेटो की जो है थोड़ी इम्पोर्टेंस कम होने लगी। आज के टाइम पर जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन सँभाले हुए हैं, तो उनके लिए अब नेटो कोई भी काम का नहीं रहा है। वो लोग बोलते हैं कि बस ये लोग पैसे लेते रहते हैं, ट्रम्प कहते हैं उनसे नेटो की जो मेंबर कंट्री है उनसे। तो इनका नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो इनकी जो है पॉलिसी भी चेंज हो गई, ठीक है? अलायंस से रिलेटेड भी। ओके, फॉर एग्जांपल यूएस जो है बैक कर रहा था इस्लामिक मिलिटेंट इन अफगानिस्तान अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन 1980s। अफगानिस्तान की अलग कहानी है। अफगानिस्तान में ना पहले क्या हुआ कि यूएसएसआर चाहता था कि वहाँ पर क्या हो वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाए जो सब कुछ कंट्रोल कर ले। ओके, जब सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा तो यूएसएसआर का फेवर हो जाएगा वहाँ पर। तो यूएसएसआर जो है अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है अरेबियन सी में जो है एंटर कर सकता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ में रिलेशन बना करके, है ना? तो ये ईरान के साथ में थे ही उसके रिलेशन अच्छे, तो वो लोग क्या करते अफ़गानिस्तान ईरान के साथ में रिलेशन करके वो अरेबियन सी से अपना ट्रेड वगैरह कर सकता था, है ना? तो यूएसएसआर जो है एंटर किया 1970 हाँ, 1979 में, ठीक है? तो 1979 में यूएसएसआर ने यहाँ पर एंटर किया था, ठीक है? तो जो है यूएसए अब आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रही थी ना, जो यूएसए था कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। यूएसएसआर गवर्नमेंट लेड सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए। तो यूएसए चाहता था कि यहाँ पर जो है यूएसएसआर की ना बने। तो यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसए ने
जो यहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप थे, जो मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो लड़ाई-झगड़ा करते ना, एक ग्रुप होता है, हथियार लिया रहता, तो तालिबान था वो ग्रुप। तो तालिबान को जो है खूब सपोर्ट करना शुरू कर दिया यूएसए ने, खूब पैसे देता था उसको, हर चीज़ देता था, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, यूएसएसआर फिर परेशान हो गया क्योंकि ये लोग मार-मार के जो है छुप जाते थे और पहाड़ी इलाका है पूरा यहाँ पर अफ़गानिस्तान में। तो यूएसए सक्सेसफुल हो गया, यूएसएसआर फिर वहाँ से वापस चला गया और यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया। फिर क्या हुआ, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और अफ़गानिस्तान में ये जो है तालिबान ये स्ट्रॉन्ग हो गए, तालिबान वहाँ पर सब कुछ कैप्चर कर लिया था। ओके, तो यहाँ पर जो है ना डेमोक्रेसी आई, ना कम्युनिज़्म आया, तालिबान का कंट्रोल हो गया। ओके, लेटर क्या हुआ, जो तालिबान से ही रिलेटेड थे, अल-कायदा ग्रुप जो है इस्लामिक मिलिटेंट थे ये, तो ये ओसामा बिन लादेन जो है इसका हेड था। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। मतलब जिस तालिबान और जिन सबको जो है सपोर्ट किया था यूएसए ने यूएसएसआर के खिलाफ, उन लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। थे तो टेररिस्ट ही। अमेरिका के ऊपर अटैक किया था ना 2001 में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो डब्ल्यूटीओ की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर से निकाल दिया था उन्होंने प्लेन, है ना? तो अब क्या हुआ, अब जो है यूएस ने बोला इनको कि भाई इसको दे दो, उसामा बिन लादेन को दे दो हमारे पास, क्योंकि इसने हमारे लोगों को जान ली है, ठीक है? तो इन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं देने वाले। ओके, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान थे उन्होंने मना कर दिया था। तो बस फिर उसके बाद में यूएस ने ना एंट्री किया 2001 में जो है अफ़गानिस्तान में, बोला कि इन तालिबान को खत्म करेंगे, ठीक है? इनकी जगह है, तालिबान की जगह डेमोक्रेसी लेकर के आएँगे, ठीक है? हर चीज़ जो है यहाँ पर ऐसी नहीं चलेगी, इनका रूल नहीं होगा। 2001 से लेकर के 2020 तक खूब खर्चा किया, इंडिया ने भी खूब इन्वेस्टमेंट किया अफ़गानिस्तान में कि सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। 2020 में जो है फिर से तालिबान के हाथों में गवर्नमेंट दे कर के, सारी चीज़ें दे कर के जो यूएसए वहाँ से बाहर निकल गया। तो 20 साल मतलब फेलियर देखने को मिलता है यूएस का यहाँ पर। ठीक है, तो ये अफ़गानिस्तान की कहानी थी। तो यहाँ देखने को मिला कि यूएस का इंटरेस्ट जब था, तो यूएसए ने सपोर्ट किया और फिर यूएस का जब पॉलिसी चेंज हो गई, नेशनल इंटरेस्ट नहीं रहा, तो यूएस जो है वहाँ छोड़-छाड़ के आ गया। वहाँ के लोग जाएँ भाड़ में, इसलिए वो लोग छोड़-छाड़ के सब कुछ आ गया, ठीक है? अब तालिबान वहाँ पे लोगों के साथ में अत्याचार कर रहा बेसिकली वुमेन के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। तो हम ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी में हमने देखा ज़्यादातर थ्रेट जो है कंट्री की सिक्योरिटी में आउटसाइड से आते, बाहर से बॉर्डर्स में थ्रेट आते हैं, ठीक है? ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी में। तो इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है? मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है तो एक थोड़ा खतरनाक चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर कोई जो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जो कि कंट्रोल कर सके बिहेवियर को। यूएन के बोलने से क्या होता है ना? इज़राइल और पैलेस्टीन का इश्यू हुआ, हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया, इज़राइल ने हमास के ऊपर किया, है ना? ऐसे यूक्रेन जो है और रशिया का इश्यू हुआ, यूएन ने क्या ही कर लिया, है ना? कुछ भी नहीं कर पाया। तो विदिन अ कंट्री थ्रेट जो है, वॉयलेंस है जो थ्रेट ऑफ वॉयलेंस जो खतरा रहता है वॉयलेंस का, वो रेगुलेट करती है सेंट्रल अथॉरिटी। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है ना सिक्योरिटी वगैरह मेंटेन करने को, है ना? स्टेट के अंदर सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिज़न पुलिस जो है स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है? बाकी नेशनल लेवल की चीज़ें देखने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ओके? तो इसको रेगुलेट करते हैं, तो वॉयलेंस वगैरह का खतरा देखने को मिलता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखें तो कोई भी जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो सभी लोगों के लिए खड़ी हो। तो हम अपने आप को बुद्धू भी बना सकते हैं कि यूएन तो है ऐसी अथॉरिटी, ओके यूएन ऐसा इंस्टीट्यूशन बन सकता है जो सभी लोगों के लिए खड़ा हो, ठीक है? हाउएवर अगर हम बात करें यूएन की, तो यूएन जो है ना उन्हीं मेंबर्स ने बनाया है, मतलब कि यहाँ पर भी डोमिनेंस देखने को मिलता है जो पावरफुल कंट्री है ना? उन्हीं की मेंबरशिप जो है डोमिनेट करती है। उन्हीं लोगों का सुनना पड़ता है। तो वर्ल्ड में देखें हर एक कंट्री को अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही ज़िम्मेदार होना पड़ता है। ओके, अपने देश की सुरक्षा जो है आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल नोशन देखें हम सिक्योरिटी का, इंटरनल की बात करते हैं, एक्सटर्नल बॉर्डर थ्रेट देखा हमने। ओके, अब इंटरनल की बात करते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप से पूछ सकते हो क्या जो सिक्योरिटी है वो डिपेंड करती है इंटरनल पीस एंड ऑर्डर से? कैसे से एक सोसाइटी जो है सिक्योर रह सकती है जब सोसाइटी के अंदर ही जो है हमें लड़ाई झगड़ा और वॉयलेंस देखने को मिल रहा है, बॉर्डर के अंदर ही, ठीक है, देश के अंदर ही लोग जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो वो शांति से कैसे रह सकती है वो सोसाइटी, है ना? और किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम फेस कर सके वॉयलेंस फ्रॉम आउटसाइड जो बाहर से जो हो रहा है उससे भी।
जब हमारे अंदर ही देश में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हम बाहर के झगड़ों से कैसे निपटेंगे, है ना? घर के अंदर ही सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो घर के बाहर के लोगों से कैसे निपटेंगे जो हमसे लड़ने आ रहे हैं, है ना? तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है, उसके साथ-साथ हमें कंसर्न जो देखने को मिलता है इंटरनल सिक्योरिटी का भी। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी के भी चैलेंजेज़ आते हैं। रीज़न ये क्योंकि ना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो है ऐसा माना गया, ठीक है, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, उनके यहाँ अच्छी-खासी इंटरनल सिक्योरिटी है, तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया इंटरनल सिक्योरिटी का। पर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, वहाँ पर डाइवर्सिटी भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पर जो है इंटरनल सिक्योरिटी का इश्यू देखने को मिलता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में उतना ना देखने को मिले, ठीक है? तो हमने पहले भी पढ़ा कि इम्पोर्टेंट है कि हमें अटेंशन देना होगा सिचुएशंस पे भी। है ना? इंटरनल सिक्योरिटी जो है, वो गवर्नमेंट का कंसर्न होता है। ओके, हिस्टोरिकली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है, कॉन्टेक्स्ट जो चीज़ें और सिचुएशन वगैरह चेंज हो गई थी, जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा था। आफ्टर 1945 में यूएसए एंड सोवियत यूनियन जो है, यूनाइटेड जो मतलब एक-दूसरे को साथ में दिखाने की कोशिश की इन्होंने। और बता रही थी कि इनकी बॉर्डर के अंदर जो है देश में तो पीस है। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें, पावरफुल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर कोई सीरियस थ्रेट नहीं देखने को मिलता है ग्रुप्स कम्युनिटीज़ का। वहाँ पर होमोजेनस कल्चर देखने को मिलता है ना? तो उनकी बाउंड्रीज़ के अंदर उनको इतना थ्रेट नहीं है, ठीक है? देयरफॉर जो कंट्री जो है प्राइमरली थ्रेट है, तो वो आउटसाइड देयर बॉर्डर्स, मतलब उनके लिए खतरा क्या है? उनकी बॉर्डर के बाहर की, कोई बाहर से हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो एक्सटर्नल थ्रेट क्या है, ठीक है? जो ये पावरफुल कंट्रीज़ जो एक्सटर्नल थ्रेट फेस कर रही थी, तो वो क्या है? ओके, अगेन हम फिर से जो है कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशंस को देखेंगे, पीछे की चीज़ें देखेंगे। ओके, जो कैसी सिचुएशन थी, ओके, तो हम देखते हैं पीरियड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है कोल्ड वॉर जो थी, यूएस और वेस्टर्न लेड अलायंस, जो यूएस और उसके जो वेस्ट के दोस्त थे जो, ठीक है, यूरोप की वेस्टर्न कंट्रीज़, वो फेस कर रहे थे सोवियत लेड कम्युनिस्ट अलायंस। तो यूएसएसआर और उसके सैटेलाइट स्टेट, ठीक है, उनके दोस्त, ओके, कई सारे दोस्त थे यूएसएसआर के भी। ऐसे यूएस और उसके सैटेलाइट स्टेट, तो ये लोग क्या आपस में कोल्ड वॉर खेल रहे थे। तो जो 2 अलायंसेस फियर थी इनका, मिलिट्री अटैक का इनको डर था, ठीक है? कि एक-दूसरे के ऊपर कहीं ये लोग मिलिट्री अटैक ना कर दें। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन दोनों के पास में थे, ठीक है? कुछ यूरोपियन पावर्स जो थी, वो जो है उनको चिंता थी कि वॉयलेंस वगैरह ना हो जाए कॉलोनीज़ में। क्योंकि उस टाइम पर 1945 के बाद से जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, कोल्ड वॉर शुरू हो रही थी, और जो है कॉलोनीज़ जो थी, जैसे हमारा देश को भी जो है कब्ज़ा करके रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो वहाँ पर भी जो है आज़ादी की लहर दौड़ रही थी, ठीक है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, हर जगह जो है वो लोग क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने इनको गुलाम बना कर के रखा था, तो इनकी पावर कम हो रही थी, ओके? क्योंकि कॉलोनीज़ में लोग जो है इंडिपेंडेंस माँग रहे थे, ओके? हमें याद है कि फ्रेंच जो है वो फाइट कर रहे थे वियतनाम में 1950s में, ब्रिटिश फाइट कर रहे थे केन्या में 1950s में, अर्ली 1960s। तो ये लोग कॉलोनीज़ को आज़ाद नहीं करना चाहते थे। वो तो आज़ादी की लहर आई, सब लोग जो है आज़ाद होने लगे फिर, ठीक है? तो कॉलोनीज़ जो है फ्री हुई 1940s के बाद से देखने को मिला, धीरे-धीरे करके सब जो है अपनी आज़ादी लेने लगे थे। तो सिक्योरिटी कंसर्न जो है इनके लिए सिमिलर थे यूरोपियन जो पावर्स की बात करें तो, ठीक है? कुछ कंट्रीज़ न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज़ थी, जैसे कि यूरोपियन पावर्स ना, वो मेंबर बन गए थे कोल्ड वॉर अलायंस का। मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने कब्ज़ा करके रखा था कॉलोनीज़ के ऊपर। अब वो जे देश आज़ाद हुए ना, तो वो यूरोपियन पावर्स की तरह ही कोल्ड वॉर अलायंस का पार्ट बन गए थे। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें, वो यूएस का दोस्त बन गया था। ऐसे ही कई सारे देश थे, अफ्रीकन भी थे, ठीक है? तो वो लोग जो आज़ाद हुए थे, वो लोग जो है सपोर्ट देने लगे थे यूएस को या फिर यूएसएसआर को, ठीक है? तो कोल्ड वॉर में जो अलायंस जो ग्रुपिंग चल रही थी ना 2, तो उनमें लोग जॉइन होने लगे थे। तो चिंता की बात थी कि कोल्ड वॉर जो है हॉट वॉर में ना बन जाए, ठीक है? लोग डर भी रहे थे क्योंकि इस टाइम पर जो है बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी आ चुकी थी। तबाही मच जाती वर्ल्ड में, ओके? और नफ़रत भी बहुत ज़्यादा फैल जाती। तो नेबर के अगेंस्ट में हॉस्टिलिटीज़ भी थी। जैसे कि पाकिस्तान जो है यूएसए को जॉइन कर लिया था, ठीक है? तो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम भी यूएस को जॉइन कर लें, या फिर अगर यूएसएसआर को जॉइन करते, तो भई और झगड़ा होता, है ना? तो ये सब देखने को मिला था, जैसे कि 2 पड़ोसी देश हैं, इनने यूएस को जॉइन कर लिया, इनने यूएसएसआर को जॉइन कर लिया। जैसे कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। साउथ कोरिया जो था, वो यूएस को सपोर्ट कर रहा था, और जो नॉर्थ कोरिया था, यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था। तो आपस में ये लोग भिड़ गए थे। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो लीडर्स थे उनके अकॉर्डिंगली ही चलेंगे ना।
ठीक है? तो ये भी देखिए कोल्ड वॉर जो है बिटवीन 2 सुपर पावर्स के बीच में हो रही थी, रिस्पॉन्सिबल थी 1/3 ऑफ द वॉर इन द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट, जैसे वियतनाम में भी झगड़े चल रहे थे, साउथ कोरिया में भी चल रहे थे और नॉर्थ कोरिया में, ठीक है? तो ये सब जो झगड़े चल रहे थे ना, अलग-अलग जगह पे लड़ रहे थे, तो प्रॉक्सी वॉर हो रही थी यहाँ पर। यूएस और यूएसएसआर की आइडियोलॉजिकल वॉर भी हो रही थी। तो इसमें 1/3 वॉर जो हो रही थी, बाद में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उसमें यूएसएसआर जो और यूएसए का रोल था, ठीक है? कोल्ड वॉर में। तो ज़्यादातर जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो रही थी, जो भी कोलोनाइज़ेशन था ना, जो भी आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से, ठीक है? यूरोपियन की जो कॉलोनीज़ थी, उनसे आज़ाद हुई थी, नए-नए जो देश बन रहे थे, उनको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है? तो वहीं पर लड़ाई-झगड़े हो रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वियतनाम, ठीक है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला में, यहाँ पे भी झगड़े हो रहे थे, ठीक है? तो ये ना आइडियोलॉजिकल हो रहे थे, सपोर्ट था इनको यूएस और यूएसएसआर का। तो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स जो हैं, उनको डर लग रहा था कहीं वायलेंस जो हो रहा है कॉलोनीज़ में, कुछ जो कॉलोनियल पीपल थे उनको डर लग रहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद में मतलब कि पहले यूरोपियन जो लीडर्स थे, जो कॉलोनी बना कर के रखे थे, उनको डर लग रहा था कि कॉलोनीज़ के अंदर जो है लड़ाई-झगड़े ना होने लगे, है ना? तो ऐसे ही जो कॉलोनियल पीपल थे, उनको लग रहा था जो मतलब जैसे हमारे भारत की बात कर लें, तो हमें लग रहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद में फिर से हमारे ऊपर कोई कब्ज़ा ना कर ले, अटैक ना कर ले, ठीक है? तो ये देखने को मिल रहा था। ओके, तो उन्होंने प्रिपेयर किया अपने आप को कि हम डिफेंड भी कर सकें अपने आप को, ठीक है? इंपीरियल वॉर से। ओके, तो इसलिए जो है नैम वगैरह भी बनाया गया था कि दोबारा से हमारे ऊपर ये लोग कब्ज़ा ना करने लगे, ठीक है? सिक्योरिटी चैलेंजेज़ जो है फेस किए जा रहे थे, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो है सिक्योरिटी चैलेंजेज़ फेस कर रही थी, एशिया एंड अफ्रीका की कंट्रीज़। तो वो डिफरेंट थे, जो चैलेंजेज़ यूरोप ने फेस किए थे, ठीक है? तो वो डिफरेंट थे। ओके, फॉर वन थिंग अगर बात करें न्यू कंट्रीज जो थी वो फेस कर रही थी प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज, तो आपस में जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा था। ओके, पड़ोसी के साथ में झगड़े हो रहे थे, ठीक है? तो ये जो है ये चिंता का इशू था, इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहे थे, कई देशों में मिलिट्री ही कब्जा कर रही थी, ठीक है? जो है रूल करने के लिए। तो इन कंट्रीज में जो फेस कर रही थी ये थ्रेट नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से खतरा है कि बाहर का देश हमारे ऊपर अटैक करके हमारा कब्जा कर लेगा हमारे देश को। उनको जो है अपने नेबर्स से भी कब्जा है, मतलब खतरा है, ठीक है? कि पड़ोसी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं और देश के अंदर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो मतलब देख रहे हो ट्रिपल थ्रेट ये लोग फेस कर रहे थे। मेनली न्यूली इंडिपेंडेंट जो नए-नए देश निकल के आए थे, तो उनको डर था अपने नेबर्स का, ठीक है? तो उसके साथ-साथ जो है उनको यूएस और यूएसएसआर का भी डर लग रहा था, ठीक है? जो पहले की कॉलोनियल पावर थी उनसे भी डर लग रहा था। तो वो लोग जो हैं कहीं बॉर्डर्स के लिए, कहीं टेरिटरीज़ जो एरिया है उसके लिए, तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ये लोग हर चीज़ पे कंट्रोल ना कर लें, इस चीज़ का भी डर लग रहा था। इंटरनली जो नए-नए स्टेट्स बन रहे थे, जो नई कंट्रीज़ थी, तो उनको थ्रेट था कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववाद की जो है भावनाएँ लोगों में आ रही थी कि हम अपना अलग देश बनाएँगे, ठीक है? हमें आज़ादी चाहिए। तो ये अलग ही चीज़ देखने को मिल रही थी कॉलोनीज़ के अंदर। मतलब कि जो नई इंडिपेंडेंट कंट्री हुई थी, जो नए-नए आज़ाद देश हुए थे, वहाँ पर। समटाइम्स ना एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट जो है मर्ज हो जाते। ओके, नेबर जो है क्या करता है नेबर जो पड़ोसी है, वो जो है जो इंटरनल आपके सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा। जैसे चाइना हमारे देश में जो है, म्यांमार जो है वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं या फिर चाइना जो है हमारे यहाँ ऐसा देखने को मिलता है, कहा जाता है कि हमारे यहाँ के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जो ठीक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उनको जो है हथियार वगैरह सप्लाई करता है, उनको सपोर्ट करता है ताकि हमारे देश में लड़ाई-झगड़ा बढ़े। हाँ, तो टेंशन क्रिएट करते हैं ये लोग। ओके, इंटरनल वॉर जो है आज के टाइम पर 95% जो है कॉन्फ्लिक्ट में देखना आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरनल वॉर से रिलेटेड है। ठीक है? बिटवीन 1946 से 1991 तक अगर देखें हम तो 12 फोल्ड जो राइज़ देखने को मिला है सिविल वॉर्स में, मतलब अंदर ही लड़ रहे हैं। जैसे श्रीलंका में नहीं तबेलियन और सिन्हालास के बीच में इश्यू निकल के आया था। सिविल वॉर हो गई थी, फिर वो लोग बोलने लगे थे हमें अलग से देश बनाना है अपना। ठीक है? तो ये बहुत ही 200 साल में बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। न्यू स्टेट जो है एक्सटर्नल वॉर्स जो है नेबर्स के साथ में, तो बाहर के साथ में जो नेबर हैं पड़ोसी उनके साथ में भी वॉर देखने को मिल रही है और अंदर देश के अंदर भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनकी सिक्योरिटी में। ठीक है? तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन।
तो यहाँ पर बात की जाती है कि कोऑपरेशन करना, बातचीत करना, है ना, नेगोशिएशन करना, इससे हम वॉयलेंस को कम कर सकते हैं, ठीक है? तो लिमिट करना दोनों दोनों तरफ से जो है वॉयलेंस को, ठीक है? तो एंड्स को एंड मीन्स ऑफ वॉर मतलब कि जिस तरीके से किस लिए वॉर वगैरह लड़ी जा रही है ना, वो किन चीज़ों से मीन्स एंड्स मतलब जो एंड रिज़ल्ट होता है, ठीक है? और मीन्स मतलब किस ज़रिए से, तो वो जो चीज़ें होती हैं, तो वॉर को कंट्रोल करना, ओके, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू है, सभी लोग ये मानते हैं कि कंट्रीज़ जो हैं, उनको तभी वॉर करनी चाहिए जब सही चीज़ हो, ठीक है? राइट उनके पास में रीज़न हो, ओके? प्राइमरली सेल्फ डिफेंस के लिए जब आपके ऊपर कोई अटैक कर दे, तो आप जो है देश आप जो है क्या कर सकते हो लड़ाई कर सकते हो अपने सेल्फ डिफेंस में। प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को जीनोसाइड से जो मारा जाता है ना लोगों को, वॉर जो है वो लिमिट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मीन्स दैट आर यूज्ड। मतलब कि ऐसा नहीं कि सभी लोगों को मारा जा रहा है ना, आर्मीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि वो लोगों को मतलब कि मारे ना ज़्यादा है ना, हर्ट ना करें नॉन कॉम्बैटेंट्स को, ठीक है? एज़ वेल एज़ जो जिनके पास में हथियार नहीं है, उनको ना मारा जाए, जो सरेंडर कर रहे हैं, उनको ना मारा जाए, सिविलियंस के ऊपर अटैक ना किया जाए। मे बी वॉर एथिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? और जो है ज़्यादा वॉयलेंट ना हो, तो इसकी बात की जाती है। फ़ोर्स जो है तभी यूज़ करना चाहिए जब सारे के सारे जो अल्टरनेटिव्स जो को सारे ऑप्शन आपके पास में खत्म हो गए अपने आप को डिफेंस करने के, तब आपको फ़ोर्स का यूज़ करना चाहिए। ट्रेडिशनल व्यू जो है सिक्योरिटी का मतलब कि पूरी तरीके से कोऑपरेशन हो, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं मानते। पर ये चीज़ें होनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट है कि डिसआर्मामेंट हो, आर्म्स का कंट्रोल हो एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। डिसआर्मामेंट का मतलब हुआ कि सारे स्टेट जो हैं, अपने कुछ वेपन्स को त्याग देंगे, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन को छोड़ देना, है ना? कि न्यूक्लियर जो वेपन का यूज़ ना करना। फॉर एग्ज़ाम्पल 1972 का बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है एंड 1997 का केमिकल वेपन कन्वेंशन है। इन चीज़ों का यूज़ ना करना, इनको बैन कर देना, अपने पास होना भी नहीं चाहिए, बनाना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है? पोज़ेशन भी नहीं होना चाहिए इन वेपन्स का और आप जो है इसका प्रोडक्शन भी ना करें केमिकल वेपन्स का, बायोलॉजिकल वेपन का, ठीक है? मोर देन 155 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। 193 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो क केमिकल वेपन कन्वेंशन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है? तो वो जो है कन्वेंशन है इसमें ग्रेट पावर्स भी हैं, ओके जो बड़ी-बड़ी पावरफुल कंट्री है ना यूएसए जो रशिया हो गया, जैसे कि यूएस और यूएसएसआर हो गए सुपर पावर। तो जो यूएसए और यूएसएसआर है ना ये लोग नहीं छोड़ना चाहते तो जो थर्ड टाइप का इनका वेपन है मास डिस्ट्रक्शन का, न्यूक्लियर वेपन ये लोग नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है? तो एनपीटी जो ट्रीटी आई थी यहाँ पर बताया तो गया है, हाँ ठीक है। तो आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट करते हैं कि कितना वेपन बनाना है, ठीक है? कितना डेवलप कर रहे हैं, तो आर्म्स कंट्रोल में ये आता है। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी बनाई गई 1972 में ताकि जो है यूएसए और सोवियत यूनियन जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स ना बनाएँ, ठीक है? जो बैलिस्टिक मिसाइल है मतलब कि उसको इस तरीके से यूज़ करें डिफेंस के लिए यूज़ करें, ठीक है? सॉरी गलत बोल दिया। तो मतलब ये जो ट्रीटी लाई गई थी ताकि बैलिस्टिक मिसाइल को जो है न्यूक्लियर अटैक के लिए ना यूज़ किया जाए। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर के दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर के वार करती है, ठीक है? जैसे कि एशिया से अफ्रीका चली गई, यूरोप से एशिया आ गई, तो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल की एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर के वार कर रहे हैं, ठीक है? बट ये जो है अलाउ करते हैं दोनों कंट्रीज़ को कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिफेंसिव सिस्टम आप रख सकते हो। पर ये जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मना करते हैं कि बहुत सारे नहीं रखने हैं आपको, ठीक है? पता चला बहुत सारे वेपन रख रहे हो, ठीक है? ये टेरर मीटर के बारे में दिया हुआ है। यूएसए और सोवियत यूनियन जो है इन्होंने साइन किए कई सारे आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ जिसमें से अभी जो है कई सारी जो आज के टाइम पर बात करें तो ये लोग ट्रीटी को छोड़ भी चुके हैं। ओके, तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी थी, टू सॉल्ट 2 कहते हैं। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में लाई गई, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है ये, ठीक है? तो ये क्या करते हैं न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल रेगुलेट करने की बात करते हैं, ठीक है? तो ये कहते हैं जिन कंट्रीज़ ने ये ट्रीटी को बहुत ज़्यादा जो है बाइस्ड कहा जाता है, ठीक है? ये ठीक नहीं है, इंडिया इसको कहता है इस ट्रीटी को ये बहुत ही बेकार है, खराब है, ठीक है?
वाइज़ है, क्योंकि ये ट्रीटी ऐसा कहती है कि जिन्होंने टेस्ट कर लिया है, जिन्होंने मैन्युफैक्चर बना लिया है अपना, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन 1967 के पहले, डेडलाइन रखी हुई है, 1967 के पहले अगर आपने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, तो वो सही है, ठीक है, वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। पर जिन्होंने 1967 के बाद में बनाया है, उनको अपना जो न्यूक्लियर वेपन को त्यागना होगा, उसको छोड़ना होगा, ठीक है? फिर आप क्या बन जाओगे, न्यूक्लियर वेपन आपके पास नहीं है, तो आप नॉर्मल कंट्री बन जाओगे। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं रहोगे। तो ऐसा कहते हैं ये लोग, ठीक है, गिव अप करना होगा कि आप जो है दोबारा से फिर आपके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए। तो एनपीटी जो है वो अबॉलिश नहीं करती है न्यूक्लियर वेपन को, बस बस जो है कुछ कंट्रीज़ के पास में जो है लिमिट कर देती है इसको। कुछ कंट्रीज़ के पास में बस न्यूक्लियर वेपन हो सकता है। तो एनपीटी जो है इसको बायस कहा जाता है, ये सही नहीं है, ठीक है? तो ये क्या करती है, जो 5 कंट्रीज़ जो है यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, इनके पास में बस न्यूक्लियर वेपन रह सकता है, बाकी किसी के पास नहीं रह सकता। क्योंकि इन लोगों ने ही 1967 के पहले इनके पास में न्यूक्लियर वेपन इन्होंने बना लिया था। हमारे देश ने तो 1998 में बनाया था ना, ठीक है? तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है एक्सेप्ट करती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को, ताकि जो है वॉयलेंस वगैरह हटा सकें, ठीक है? वॉयलेंस वगैरह ना हो, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंट्रीज़ जो है शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, ओके? अपने जो है दिमाग के आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन वगैरह बातचीत करते हैं, ठीक है? एक-दूसरे को बताते हैं अपने मिलिट्री इंटेंशन के बारे में, ओके? और मिलिट्री प्लान्स वगैरह। थोड़े हद तक, पूरा थोड़ी बता देगा कोई, है ना? तो ये वे होता है एक दिखाने का कि हम जो है प्लान नहीं कर रहे हैं सरप्राइज़ अटैक। मतलब कि एकदम से आपके ऊपर अटैक नहीं कर देंगे। ओके, वो बताते हैं एक-दूसरे को किस तरीके के फ़ोर्सेज़ हमारे पास हैं और शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन वग़ैरह। हम भी अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटी की जो इन्फॉर्मेशन वग़ैरह है, वो शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान भी अपनी शेयर करता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहलाता है। शॉर्ट में बात करें तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंश्योर करते हैं कि जो दुश्मन देश है, वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलतफ़हमी की वजह से वॉर वग़ैरह ना छेड़ दे हमारे साथ, है ना? तो ओवरऑल जो ट्रेडिशनल कंसेप्शन है सिक्योरिटी का, इसमें ना कंसर्न होता है कि यूज़ और थ्रेट और जो मिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं। ओके, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, मतलब कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में फ़ोर्स जो है ना मिलिट्री वगैरह का यूज़ करना, तो ये थ्रेट खतरा भी हो सकता है सिक्योरिटी के लिए और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भी फ़ोर्सेस का यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल वे में हम हथियारों की, वेपन की, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल जो है हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।